और मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में, सेशंस कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं आज आप सभी एडवोकेट्स को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे एडवोकेट्स एक मंच पर आए हैं और जो हमारा दलित समाज है उनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और हमने काफी कोशिश की है हमारे स्टेट के एडवोकेट्स को इकट्ठा करने की। कुछ हद तक हम सफल हुए हैं, लेकिन आपकी जो गैदरिंग यहाँ पे देख कर लग रहा है कि इतने सारे एडवोकेट एक स्टेट से इकट्ठा होकर और दिल्ली यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ कि हम भी अपनी स्टेट में जाकर और अच्छा काम करेंगे। तो मिर्चपुर केस के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अभी सरिता जी ने बताया कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात की। तो सारा का सारा जब मिर्चपुर वायलेंस हुआ था, मिर्चपुर किलिंग हुई थी, ये सारी की सारी हम इसको एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग भी कह सकते हैं। हरियाणा में जो एक सोशल स्ट्रक्चर है उसमें एक 19% जो लोग हैं वो जाट कैटेगरी से हैं। जाट जो सो कॉल्ड हाई कास्ट अपने आप को बताते हैं कि हम हाई कास्ट हैं। और इसी तरह शेड्यूल कास्ट लोगों की जो संख्या है वो 23-24% है। लेकिन 19% होने के बावजूद स्टेट का सारा लैंड, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, IAS, IPS, HCS, स्टेट सिविल सर्विसेज, सब पर उनका कब्जा है। तो आप ये कह सकते हैं कि सरकार भी उन्हीं की है, गांव में पंचायत भी उन्हीं की है, DC SP उनके हैं, सारा का सभी उनकी मतलब वो चलती है। अभी आप लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, सज्जन जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान भारत में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार होते हैं। हो सकता है आपकी बात ठीक हो, लेकिन मैं जहां पर रहता हूं हरियाणा में, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, खास तौर पर दलित महिलाओं पे। पिछले 1 साल में करीबन 100 से ज्यादा दलित महिलाओं पर बलात्कार के जो केस हैं वो सामने आए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। पहले तो इनकी रणनीति ये होती थी कि दलितों के साथ मारपीट करो, उनको काम पे ना रखो, उनका सोशल बाइकआउट कर दो। फिर उन्होंने बस्तियां जलानी शुरू कर दी। अब लेटेस्ट ट्रेंड इनमें यह है, जो जाट लोग हैं, कि दलित लड़कियों के साथ बलात्कार करो, उससे वो परिवार के साथ साथ जितनी भी गांव में दलित लड़कियां हैं वो सब पढ़ाई छोड़ के अपने गांव में चली जाएंगी, अपने गांव को छोड़ के चली जाएंगी। तो इससे सारा का सारा एक बड़ी सोची समझी साजिश हमको नजर आ रही है कि जो दलित परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनको एजुकेशन से किस तरह दूर रखा जाए। एजुकेशन से दूर होंगे तो आप समझ सकते हैं सभी चीजों से दूर हो जाएंगे। मिर्चपुर केस में क्या हुआ था कि मिर्चपुर गांव में 1000 से ज्यादा जाट परिवार थे और हमारे जो दलित परिवार है वो परिवार केवल 200-250 परिवार थे। तो अच्छे हमारे जो दलित परिवार है, अच्छा उनके पास अच्छा खाने कमाने के साधन और अच्छा अपना काम चला रहे थे। लेकिन जाट समुदाय को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि भी ये लोग ठीक ठाक से अपने खाना कैसे खा रहे हैं, अपना काम कैसे चला रहे हैं। तो एक जो इस घटना का तात्कालिक कारण बना वो ये बना कि जाट समुदाय के 4-5 लड़के शराब पीकर दलित बस्ती में से होकर गुजर रहे थे। तो दलित समाज के एक परिवार का कुत्ता, मैं यहाँ पर जो दलित समाज की बात कर रहा हूँ वो वहां पर वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं जिनके साथ ये घटना हुई थी। वाल्मीकि समुदाय के करण सिंह थे, उनके परिवार का एक कुत्ता उन लड़कों के ऊपर उसने भौंका और भौंकने के बाद उन्होंने गाली बकते हुए पत्थर उठा के उस कुत्ते को मारा। वो पत्थर कुत्ते को नहीं लगा, अंदर चला गया घर में किसी के उस करण सिंह के परिवार के सदस्य को लगा। उन्होंने बाहर आकर ऑब्जेक्शन किया कि आप पत्थर देख के मारिए। तो उन्होंने इस बात पे 4-5 लड़कों ने लड़के को बहुत पीटा। लड़के को पीटने के बाद गांव के 1-2 जो पंचायती थे जाट समुदाय से, वो उस करण सिंह से बोले
बोले भाई तेरे लड़के ने इनके सामने बोलने की हिम्मत कैसे की, ये तो गांव के चौधरी आदमी है, जाके माफी मांग लो। यानी पीट भी उनका गए और कहा माफी भी मांगो जाके। हमारे वाले लोग थे परंपरागत विचारधारा के, उन्होंने सोचा माफी मांगने में ठीक है क्योंकि यहाँ पे इनका बाहुल्य है, इनके साथ जल में रहकर मगरमच्छ से कैसे बैर करें। उन्होंने जाके माफी भी मांग ली। लेकिन जब वो माफी मांगने गए, दो लोग यानी लड़के का चाचा और बाप, उन दोनों को भी उन लड़कों ने इतनी बुरी तरह पिटा कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। नहीं, पिटते वक्त और भी एक बात बोल रहे थे, मैं ऐड करना चाहूंगी कि दलित का कुत्ता होके सवर्ण जाति के लोगों को कैसे काट, कैसे भोंका। मतलब तुम्हारे कुत्ते भी अब हमारे ऊपर भोंकने लगे। कास्ट है कुत्ते का भी कास्ट है। वो कुत्ते को देखना पड़ेगा किसको। तो उसके बाद क्योंकि वो हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में किसी मारपीट की घटना में कोई एडमिट होता है तो आप सभी वकील लोग, आपको पता है कि डॉक्टर ने तहरीर भेजी वहां पर थाने में, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई। जब उनको पता चला गांव के जाटों की हमारे खिलाफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है घायलों ने दलित जाति के, तो उन्होंने फिर जाकर उनके ऊपर प्रेशर बनाया कि तुमने ये हमारे खिलाफ हिम्मत कैसे की एफआईआर दर्ज कराने की। ये 19 अप्रैल 2010 की घटना है। तो हमारे लोगों ने उनको कहा कि हम देखेंगे समझौते के बारे में। तो इस बात पर जो 20 तारीख थी, अगला दिन, उस दिन गांव के सभी जितने भी जाट समुदाय के युवक थे और जो बुजुर्ग थे, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो हरियाणा में जाट या दबंग जाति के बुजुर्ग हैं वो ज्यादा शरारती लोग हैं बजाय युवकों के। वो उन्होंने खाप पंचायतों के निर्माण कर रखे हैं, वो तुगलकी फरमान जारी करते हैं और उल्टे सुल्टे फैसले देते हैं। आप अखबार में पढ़ते रहते होंगे, शादीशुदा पति पत्नी को भाई बहन बना दिया, इस तरह के फैसले। तो उन्होंने एक पंचायत की 20 तारीख को गांव में कि पहले तो इनका कुत्ता भौंका, उसके बाद इन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी आसपास के गांव के लोग भी बुलाए जो एंटी दलित थे और आपराधिक प्रवृत्ति के थे। तो अगले सुबह उन्होंने 1,500-2 हजार के करीब लोग वहां पे इकट्ठा कर लिए और उनका प्लान था कि एक बड़े लेवल पे लोगों के साथ मारकाट की जाए, पूरी बस्ती को जलाकर खाक कर दिया जाए। हमारे कुछ लोगों को इस बारे में सूचना मिली कि गांव में इस तरह की घटना होने वाली है। उन्होंने एसपी को टेलीफोन किया कि गांव में बड़ा तनाव का माहौल है। एसपी ने अपने एसएचओ को बोला, एसएचओ गांव में 2-3 सिपाहियों को लेकर आया सुबह और उसने कहा कि भाई ये तो कोई झगड़े वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारी सुलह करा देता हूं। एक्चुअली क्या था कि वो जो एसएचओ था उस इलाके के थाने का, वो भी उस गांव के जाटों का भांजा था, यानी कि उन्हीं के परिवार का था। वो भी उनकी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। उसने कॉन्स्पिरेसी के तहत जाट वाल्मीकि समुदाय के जितने भी युवक थे जो लड़ने वाले थे, उनको वाल्मीकि चौपाल में बुला लिया समझौते के बहाने और पीछे से उनको हिंट कर दिया कि अब तुम हमला कर सकते हो। हमारे लोग तो जो लड़ने वाले थे वो चौपाल में इकट्ठा हो गए, पुलिस के सामने बहस कर रहे थे कि इन्होंने ये किया वो किया, और उन्होंने पीछे से पूरी वाल्मीकि बस्ती को घेर लिया। और वो जब उन्होंने 1,500-2 हजार की संख्या में, उनके पास ट्रैक्टरों में पत्थर थे, ट्रैक्टरों में डीजल के टैंक थे, उनके हाथों में लाठी गंडासियां इस तरह की चीजें थी सभी। उन्होंने पीछे से पूरी बस्ती में आग लगा दी। हमारे लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया, वो भी फिर चौपाल छोड़ के भागे। उन्होंने भी अपने बचाव की जितनी भी कोशिश हो सकती थी की, लेकिन उन्होंने बड़ी इनह्यूमैनिटी दिखाते हुए करीबन 50 से अधिक घरों को कंप्लीटली जला दिया। और बाकी लोग तो बच के ऊपर छतों पर चढ़ गए या भाग गए, लेकिन एक 70 वर्षीय बुजुर्ग थे और उनकी बेटी थी अपाहिज। उन्होंने उसके ऊपर तेल छिड़क के कमरे में बंद कर दिया और उसको उसमें जला दिया। उसमें लड़की की तो मौके पर ही मौत हो गई और उसमें जो उसके फादर थे हॉस्पिटल में जाके उनकी डेथ हुई। तो इस घटना के बाद मौके पर सॉरी मैं एक बात बताना आपको भूल गया, जिस समय उन दोनों को जला रहे थे
तो मरने वाले का नाम ताराचंद था, उसकी वाइफ का नाम कमला देवी था। कमला देवी, वो एसएचओ भी मौके पर ही था। कमला देवी ने उसको कहा कि इनको रोकिए, ये मेरे परिवार के लोगों को मार रहे हैं, आपकी ड्यूटी है इनको रोकना, आप रोकिए। तो उस एसएचओ ने रोकने की बजाय उन जाट लड़कों को ये कहा कि 1 घंटे का टाइम, भाई तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के अंदर जो भी तुम नुकसान करना चाहो कर लो। फिर है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हिसार के एसपी के पास है, वहां से फोर्स आने वाली है, जब तक तुम 1 घंटे में आएगी तब तक तुम जो भी करना चाहते हो कर लो। 8 बजे की घटना हुई है, 12:30 बजे पुलिस आई और वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर में पुलिस स्टेशन है। और उसके बाद वहां पर डेड बॉडी पड़ी है, और जो जलाने वाले थे उन्होंने बिल्कुल नेकेड होकर वहां पर औरतों के, वाल्मीकि समाज की औरतों के सामने, महिलाओं के सामने, उनके बाप भी वहीं पर खड़े हैं, देख रहे हैं अपनी बर्बादी का मंजर, और वहीं पर नंगे होकर उन्होंने उनको नाच के दिखाया कि देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया है, और कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ दो, क्योंकि पुलिस भी वहीं पे उनके साथ थी। उसके बाद फिर इस घटना के बाद पुलिस आई। अब पुलिस ने ना घटनास्थल को सील किया, ना वहां से मौके से सबूत इकट्ठा किए, ना कोई इन्वेस्टिगेशन जैसी कार्रवाई शुरू की। लेकिन मीडिया की वजह से और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, दलित ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से ये मामला मीडिया में, नेशनल मीडिया में बहुत आया। और सबसे पहले एचआरएलएन की टीम ने सरिता भोई जी ने वहां पे जाके फैक्ट फाइंडिंग की, वहां जो विक्टिम लोग थे उनसे बातचीत की, और पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करा के और यहाँ दिल्ली लेकर आए। और इस बारे में अलग अलग इश्यूज पे, रिहेबिलिटेशन का इश्यूज था, गिरफ्तारी का था, इन्वेस्टिगेशन का था, सब मामले मिलाकर एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की। लेकिन वहां पर जो पुलिस थी, पुलिस की जो ड्यूटी थी, इस तरह के इंसिडेंट के बाद जो उसको करना चाहिए था, पुलिस ने वहां इस तरह कुछ नहीं किया, क्योंकि मामला मीडिया में आ गया था, खबर चैनलों में चलना शुरू हो गया था। इसलिए मीडिया, पुलिस वालों ने क्या किया कि कुछ 1500 लोगों में से केवल 20-25 लोगों को अरेस्ट किया और उनको कोर्ट में पेश किया। 15 दिन बाद छोड़ भी दिया। हाँ, उनको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में जब उनको कोर्ट में पहली बार पेश किया, इस तरह के केसेस में आप सभी वकील हैं, मौके से सामान की रिकवरी के लिए उनका पुलिस रिमांड लिया जाता है, किसी का कोई पुलिस रिमांड नहीं लिया। और जिस कोर्ट में पेश किया, मैं वहां पर उस टाइम प्रैक्टिस करता था, मैंने वहां पे देखा कि ये क्योंकि मामला हाईलाइट था, मैं भी वहां पर अपीयर हुआ। मेरे पास किसी का वकालतनामा नहीं था। वकालतनामा किसका रहता? वो सभी के सभी लोग जो थे गांव में तो थे, गांव छोड़ के डर के मारे वो हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट डीसी ऑफिस में आकर बैठ गए थे। सबने धरना दे दिया था। मैं उसमें बिना वकालत के पेश हुआ, मेरे 1-2 साथी पेश हुए। हमने जज साहब से कहा कि कम से कम